सो हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, आज 2004 का क्वेश्चन है। The Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the 1946। क्या जो Constituent Assembly है इंडिया की उसको प्रोविंशियल असेंबलीज ने इलेक्ट किया था 1946 में। बी, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या ये मेंबर्स थे Constituent Assembly के? सी, जो फर्स्ट सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या वो जनवरी 1947 में हुआ था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसको इलेक्ट किया था प्रोविंशियल असेंबलीज ने इन 1946। ठीक है। अगर बात करें ऑप्शन बी की तो जवाहरलाल नेहरू ये तो मेंबर था, लेकिन एम ए जिन्ना ये तो दीवाना था पाकिस्तान को लेकर। ये पाकिस्तान को लेकर भाग गया था कि मुझे मेरा पाकिस्तान चाहे, तो ये बंदा निकल गया था। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला सेशन जो था वो 1946 में हुआ था, ना कि 47 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मैच द फॉलोइंग, इनको हमें मैच करना है। ए, जुलाई 22 1947, बी, जनवरी 24 1950, सी, जनवरी 26 1950, डी, जनवरी 22 1957। यहाँ पे ऑप्शन है जिनके साथ हमें मैच करना है। 1, अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 2, adaptation of national emblem by the government. 3, adaptation of national calendar by the government. 4, adaptation of national flag by the Constituent Assembly। तो इन कोड्स को मैच करो, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ वीडियो को पॉज करके। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि ए को 4। अगर ए की बात करें, जुलाई 22 1947 इसमें क्या हुआ था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। अगर बात करें बी की तो बी को 1 जनवरी 24 1950 को क्या हुआ था, नेशनल सॉन्ग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। अगर सी की बात करें तो सी को क्या हुआ था, जनवरी 26 1950 में क्या हुआ था, नेशनल एम्बलम को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। और अगर मार्च 22 1957 की बात करें तो नेशनल कैलेंडर को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैचड, इनमें से कौन से करेक्टली मैचड है? इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इंडियाज नेशनल फ्लावर रोज, इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर, इंडियाज नेशनल बर्ड ईगल। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? 1 एंड 4, 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, 1 एंड 2 3। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 एंड 3। ये दो जो हैं ये करेक्ट हैं। कौन कौन? वन, इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है ओबियसली वंदे मातरम है, और इंडिया का जो नेशनल एनिमल है ओबियसली वो टाइगर है। तो इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है और नेशनल बर्ड कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत ही ईजी है यार, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता होगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन, जो नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1947। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जुलाई 1947। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन से प्रिंसिपल फीचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के? यार टंग स्लिप हो जाती है, बड़े बड़े लोगों को टंग स्लिप हो जाती है, मेरी तो
बात ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी, आगे पता ही आपको। नाउ वन क्या बोलता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, क्या इसने डायरची को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, क्या इसने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया मुस्लिम्स के लिए। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, या फिर एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। कौन सा वाला, ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 2। 1 वाला भी ठीक है हमारा, हाँ इसने डायरची को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, 1 एंड 3, 3 डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। ठीक है, एक्सपेंशन और रिकन्स्टिट्यूट किया था इसने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसने कोई भी सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया था मुस्लिम्स के लिए। ये ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स। शॉर्ट लिव्ड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट कौन सा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कौन सा एक इसमें करेक्ट हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस एक एक्ट ने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को पहली बार। इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इंडिया काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 इसने क्या किया था, फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड। किस एक फ्यूचर ने ये पार्टिसिपेट नहीं किया, ये कंट्रीब्यूट नहीं किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया वर्ल्ड में, वरना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बल्कि है दुनिया में। ठीक है, एलिफेंटाइज जो साइज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ ऑप्शन 1 क्या बोलता है, वायरस टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज आर कंसिडर्ड इन डिटेल्स। बहुत सारी एमरजेंसीज हैं जो कि डिटेल्स में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की हैं, किसमें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। इट कोडिफाइड्स द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इट इनुमरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड, सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, इट कंटेन्स नॉट ओनली लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो द रिस्ट्रिक्शंस टू बी प्लेस्ड ऑन देम। इसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं और उसके साथ साथ उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं फंडामेंटल राइट्स पे, तो वो भी इसमें इंट्रोड्यूस हैं, या वो भी इसमें प्रेजेंट है, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन पे गवर्नमेंट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि वायोलेट नहीं होते, गवर्नमेंट उनको कभी भी वायोलेट नहीं कर सकती। इवन कि अगर इमरजेंसी भी लगेगी, 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि वायोलेट नहीं हो सकते, वो सरकार हमसे छीन नहीं सकती। अदरवाइज़ बाकी जो है वो छीन सकती है, उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। लेकिन 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आसानी से छीने नहीं जाते, इवन कि इमरजेंसी के दौरान भी वो नहीं छीने जाते। कौन से 2, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। इसका क्या सही आंसर हो सकता है, 1 and 2, 1 and 4, 2 and 3, 2, 3 and 4।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 2 और 3, 2 और 3, ये वाला और ये वाला। इनकी वजह से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बल्कियस्ट नहीं हुआ, बाकी जो भी दो हैं उनकी वजह से बल्कियस्ट हुआ। जो भी मतलब एमरजेंसीज हैं और उनकी डिटेल्स हैं उस वजह से भी बल्कियस्ट बन गया, और इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से भी ये बल्कियस्ट माना जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं हैं। इट वॉज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या इसको जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इट कॉल्ड फॉर द जस्ट राइट्स फॉर मिनॉरिटीज़, क्या इसने खाली जो मिनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनके लिए मांग की। इट फॉर्मड द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, क्या इसने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर की बेस डाली। या फिर इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर पार्टी, या फिर इसने सोशलिस्ट और सेक्युलर जो पार्टी है उसको एस्टेब्लिश करने की मांग की। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 3 और 4, 3 और 4 ये दोनों। ठीक है, ये मतलब नॉट करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। हाँ, इसको जवाहरलाल नेहरू ने ही पास किया था, मूव किया था कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसमें मिनॉरिटीज़ के जो राइट्स है उनके लिए मांग की गई थी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रॉन्गली मैचड। अब यहाँ पे कौन सा आइटम ऐसा है जो कि रॉन्गली मैचड है। ठीक है, ये हमें देखना है। December 9, 1947, November 26, 1949, January 24, 1950, January 26, 1950। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फर्स्ट मीटिंग, द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिव themselves द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन was finally signed by the members of Constituent Assembly, the date of commencement of the Constitution। क्या 24 जनवरी 1950 कॉमेंसमेंट ऑफ डेट है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि December 9, 1947 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग नहीं थी। ये बात याद रखना, ठीक है, ये गलत है, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ये आइटम रॉन्ग है, बाकी तो ठीक है। नवंबर 26, 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, अपने आप को दिया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। कब, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने आप को क्या दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, खुद को दिया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जनवरी 24, 1950। ठीक है, जनवरी 24, 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फाइनली साइन किया था मेंबर्स ने। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, ये डेट है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट की डेट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26, 1949। तो कौन सा एक प्रोविजन ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि नवंबर 26, 49 को फोर्स में आया था। प्रोविजन्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप, provisions relating to the election, provisions relating to provincial parliament, या फिर fundamental rights। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, 1, 2 and 3, 1 ये भी, 2 भी एंड 3 भी, ये सारे जो हैं ये फोर्स में आ गए। ठीक है, सिटीजनशिप भी आ गया, इलेक्शन भी आ गया, और प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रोविंशियल पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। किस एक एक्ट ने सबसे पहले इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी कहाँ पे, लेजिस्लेचर में, ठीक है, मौका दिया कहाँ पे, लेजिस्लेचर में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय। क्राउन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथ में कब लिया था, या किस एक्ट के थ्रू लिया था। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को जो क्राउन था उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने हाथ में ले लिया था। कब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन से करेक्ट हो सकता है? 2 and 1 are correct, 2 and 3 are correct, 1 and 2 are correct, 1 and 3 are correct। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ज़्यादातर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था क्योंकि वो हमें सूट करता था। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए अच्छी थी और उसी से इन्फ्लुएंस होकर हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए सेक्युलर स्टेट। इसका मतलब क्या है? सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसका मतलब क्या है? द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है। क्या स्टेट जो है वो सारे मज़हबों को एक यकसा समझेगा? 2, फ्रीडम ऑफ फेथ वर्शिप इज़ अलाउड टू द ऑल पीपल। क्या फ्रीडम ऑफ फेथ और वर्शिप सबको अलाउ की गई है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजन इंस्ट्रक्शंस। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रिलीजन की बेस पे एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। हर एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं? 1 and 2, 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 and 2, ठीक है। कौन कौन? 1 and 2। स्टेट जो है ये हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा, आई बात समझ में। और यहाँ पे फ्रीडम है किसकी? फेथ की और वर्शिप की, ये सब को हम अलाउ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।